देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, डेफिनेशन ये होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक एग्जांपल से समझाता हूं और थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो कि आपके पास में ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया ए मान लेते हैं, और इसको आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है, एक साइड से एंटर करेगा, दूसरी साइड से बाहर निकल रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करके जा रहा होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मानी जाती है, ये हम याद रखेंगे। जैसे ये कोई प्लेन सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करते हुए इधर जा रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इस एरिया से जो डायरेक्शन है, मतलब इससे जो एंगल बन रहा है वो मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया से जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसका जो मेजरमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ये तो डेफिनेशन है, लेकिन जब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे, आपको एरिया बता दे और ये एंगल थीटा बता दे, और अगर आपको पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे कितना पास हो रहा है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ना, वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया से पास होगा, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। और वो अगर आप चेक कर लेते हो कि इन चीजों के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला बना सकते हो। बाकी डेफिनेशन सिंपल सी है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक चीज सोच के बताओ, ये जो एरिया हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, क्या वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। हाँ जी, डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। याद है, जब हम ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाना पड़ता है, ज्यादा डेंस हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाते हैं। और अगर हमें कम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना होता है तो हम दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाते हैं, ऐसे स्प्रेड होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो हम उसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर इस एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास होंगी और उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, फाई के सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। दूसरी चीज जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा वो है एरिया। भाई ये एरिया ही अगर छोटा सा होगा तो इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो पाएंगी, अगर एरिया ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी। इसका मतलब ये जो एरिया है इसके भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तीसरी चीज, इस थीटा के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिपेंड करेगा। अब इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने जो एरिया है उसको दो अलग अलग तरीके से रखा हुआ है। पहले केस में उसको एकदम परपेंडिकुलर रखा, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, यानी कि जो ये प्लेन सरफेस है इसका एरिया वेक्टर होगा, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है। दूसरा केस देखो, इसी एरिया को अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एज्यूम कर लूं, हॉरिजॉन्टली एज्यूम कर लूं, ऐसे मान लूं, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब आप खुद सोच के बताओ कौन से केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है, कौन से केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया से पास हो रही है। देख के बताओ, बताओ देख के। देखो पहले केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास होंगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम परपेंडिकुलर रखा हुआ है।
लेकिन अगर सेकंड केस देखा जाए तो इसमें जो एरिया वेक्टर है यानी कि जो एरिया है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम पैरेलल है। एरिया क्या है, ये जो प्लेन सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है और इसकी वजह से एरिया वेक्टर जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गए। देखो ये जो प्लेन सरफेस है ना इसका प्लेन तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे थीटा 90 है तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो पा रहा है इस एरिया से? नहीं जी, एरिया ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर से पास हो गया या इसके नीचे से पास हो गया, ये तो इसके पैरेलल जा रहा है, इसको आर पार क्रॉस करके जा ही नहीं पा रहा। और अगर आर पार इसको क्रॉस करके नहीं जा पा रहा इसका मतलब इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0। इसका मतलब इस वाले केस में फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम। और इस वाले केस में फ्लक्स क्या है? 0 है, पास ही नहीं हो रहा। यानी कि जब थीटा 0 है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, थीटा जब 90 है तो फ्लक्स 0 है। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो साइन कोस टेन में से एक ऐसा फंक्शन है जो कि 0 डिग्री एंगल पे तो क्या होगा? मैक्सिमम, और 90 डिग्री पे 0 होगा। कौन सा फंक्शन होता है बताओ? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में से किसकी वैल्यू 0 डिग्री पे तो मैक्सिमम आती है और 90 डिग्री पे 0 आती है? कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा की वैल्यू याद करो, 0 डिग्री पे क्या होती है? 1 और 90 डिग्री पे क्या होती है? 0। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स की जो वैल्यू है वो थीटा के ऊपर किसके अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है? कॉस थीटा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। अब ये तीनों स्टेटमेंट एक साथ करके लिख देते हैं, एक साथ मिला के लिख देंगे। फ्लक्स इन तीन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया जाएगा, यानी कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। और जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया जाता है तो इसकी जगह क्या आता है? कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, इसलिए सीधा ही फॉर्मूला बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू क्या आ गया? ई ए कॉस थीटा। ये अपना फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो फ्लक्स को तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये cos थीटा कब आता है? जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो हम फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ई ए कॉस थीटा मिलेगा सॉल्व करने पे। इसका मतलब फ्लक्स इज ऑल्सो इक्वल टू ई डॉट ए, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर आपको आई केप, जे केप, के केप की टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बता रखा हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और थीटा मतलब जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का वो अगर आपको दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आया समझ में ये? ठीक है, इसके लिए एक दो चीजें और याद रखो। जैसे इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, है ना। चाहे इस फॉर्मूले से देख लो या इस फॉर्मूले से, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा यूनिट लेस होता है। कॉस थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, और इसकी जो एक तरह से यूनिट है वो कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है, इसलिए आंसर आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, और ये भी याद रखो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आप बोलोगे सर यहाँ तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, फिर स्केलर क्वांटिटी कैसे हुई? देखो जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो हमेशा उससे आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर वो चीजें होती है जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, पॉजिटिव कब होगा फ्लक्स और नेगेटिव कब होगा? तो आप खुद बताओ। देखो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ रहा है? ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? देखो अगर 0 से 90 डिग्री एंगल के बीच में चेक करोगे तो कॉस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो तो 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू आती है नेगेटिव, है ना। 90 से 180 के बीच में ये होता है नेगेटिव। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हुई तो फ्लक्स क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर थीटा 90 से छोटा हुआ तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी?
पॉजिटिव आएगी। तो फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी होगी फ्लक्स, है ना, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? आसान एकदम। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है। अगर कोई डायग्राम दिखा के पूछे कि कौन से केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, तो डायग्राम में आपको ये चेक करना है कि कौन से केस में किसी भी एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। और अगर मैथमेटिकली पूछे तो आप ये फॉर्मूले यूज करके फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। है ना आसान एकदम? ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। ठीक है, आपको ये बता रखा है कि एक स्क्वायर है और उसका जो प्लेन है वो YZ प्लेन के पैरेलल है। साइड बता रखी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की, और आपको फ्लक्स पूछा जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। देखो I कैप यहाँ पे क्या शो कर रहा है, I कैप ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो पहले तो मैं डायग्राम बना के थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बोर्ड के परपेंडिकुलर इधर क्या होगा, जेड एक्सिस, और तीनों जहां पे काटती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। पहले केस के अंदर एरिया किस तरीके से रखा हुआ है, YZ प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है, YZ प्लेन के पैरेलल। तो मैं एक एरिया यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ये Y एक्सिस है और बोर्ड के परपेंडिकुलर इधर जेड एक्सिस होगी, तो Y एक्सिस और जेड एक्सिस को मिलाने वाला जो प्लेन होगा ऐसा, है ना, उस प्लेन के अंदर उसी प्लेन के पैरेलल ये वाला एरिया रखा हुआ है। ये क्या चीज है, एक स्क्वायर है, लेकिन ये कैसे रखा हुआ है, ये ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और इसकी साइड कितनी बता रखी है, 10 सेंटीमीटर साइड हमें बता रखी है क्वेश्चन में। इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। तो इस तरीके से प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में आप एरिया वेक्टर कंसिडर करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में खुद ने बताया इसने, 3 इंटू 10⁻³ I कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ऐसे, वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आप खुद बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है जी। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा EA cos थीटा, क्योंकि आपको थीटा गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। E कितना है, देखो 3 इंटू 10⁻³ I कैप नहीं लिखना है, I कैप तो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए था। एरिया कितना है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर के बराबर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर को पहले मीटर में लिख लो, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके, फिर इसका स्क्वायर कर दो, तो ये मीटर स्क्वायर में अपने पास एरिया आ गया। क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10⁻⁻⁻1, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻², यानी कि ये आ गया एरिया। और कॉस थीटा कितना लेना है, 0 डिग्री। आंसर क्या आएगा, पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आंसर आ गया। ये पहले केस में आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, सेकंड केस पे आते हैं। अब सेकंड केस में इसने बोला, what is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60 degree angle with the x axis। यानी कि जो एरिया है वो कुछ अलग तरीके से इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। इस बार एरिया इस तरीके से रखा है कि उसका जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल टू इट्स प्लेन, यानी कि उसके प्लेन के नॉर्मल जो आप डायरेक्शन लेते हो ना, वो नॉर्मल एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये एक्स एक्सिस है, इससे 60 डिग्री एंगल पे नॉर्मल होना चाहिए। तो एरिया कुछ इस तरीके से रखा गया है, ड्रॉ करके बता देता हूँ। एरिया कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है ताकि इसका जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाए, 60 डिग्री। नॉर्मल किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को, है ना, एरिया वेक्टर को, मतलब एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन बता रखा है क्वेश्चन में, खुद नहीं बताया इसने। देखो आई कैप यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब आप खुद बताओ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो बताओ फ्लक्स कितना होगा, तो फॉर्मूला है EA
कॉस थीटा लगा दो, फाई इक्वल टू ई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ गिवन है। एरिया कितना है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, अभी सॉल्व किया था। और कॉस थीटा कितना लेना है 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2, आंसर आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई दूसरे वाले केस। आया समझ में, आसान है एकदम। तो आपको इस तरीके से दोनों केस में अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। चलें आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज 5i केप प्लस 4j केप माइनस 4k केप इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड और एन एरिया 2i केप माइनस j केप इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। आपको इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एरिया वेक्टर गिवन है, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या करना है, फाई इक्वल टू, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इस बार, ई डॉट ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके आंसर फाइंड करेंगे। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहले ई की वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पे, यह है 5i केप प्लस 4j केप माइनस 4k केप, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, ये हम बाद में एक साथ लिख देंगे लास्ट में पावर को। यह है 2i केप माइनस j केप, फिर इसके मल्टीप्लाई में 10⁵ है और इसके मल्टीप्लाई में 10⁻⁻² है, उसको एक साथ आगे लिख दिया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, इनकी वैल्यू 1 होती है, और i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i, इन सब की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। तो आपको i वाली टर्म को i वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, i डॉट i 1 बन जाएगा, j को j से मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू -1 यानी कि -4 आएगा, j डॉट j 1 बन जाएगा, k का इन दोनों के साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा, बस यही आ गया अपने पास में, ठीक है। इंटू 10 की पावर कितना है वहां पे 3 बचा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या होगी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये ऐसा यूनिट हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया से पास हो रहा होगा। आया समझ में, क्लियर, एकदम आसान है बच्चों। काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली है, जैसे कि इंपॉर्टेंट PYQs जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट NCERT सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।